आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सब मुझसे कहते थे कि मैं बहुत ही ज़िद्दी आदमी हूँ, तो मैं भी उनसे कहता था कि जब तक मेरा हर बिल मैं अपने पैसों से भरता हूँ तब तक मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। मैं बहुत ज़िद्दी था और किसी की भी बात नहीं मानता था, और यही गलती, शायद यही एक गलती मुझ पर बहुत भारी पड़ी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि रहने के लिए मैंने एक घर लिया था। ऐसा मकान मुश्किल से मिलता है। वो अलग बात थी कि वो घर के पीछे कब्रिस्तान था। तो क्या हुआ, अब मुर्दों से कैसा डर। हम जिंदा लोग भी अजीब हैं। दुनिया में इतनी सारी डरावनी चीज़ें हैं और हमें डरना मुर्दों से ही होता है। खैर, जानबूझकर मैंने सारा सामान रोड पर भेज दिया और मैं खुद कब्रिस्तान के पास कार से नीचे उतरकर अपने कुत्ते के साथ पैदल चल दिया। कब्रिस्तान के बीच से होता हुआ फिर मैं आया अपने मकान के बाहर। एक छोटा सा लोहे का गेट कमर के पास तक खुलता था। मेरे कुत्ते को नई जगह संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उसे खोल दिया और वो अंदर की तरफ भागते भागते कब्रिस्तान की तरफ चला गया। मैंने पलट कर देखा तो जो गेट मैंने खोलने के बाद बंद करके आया था वो अब खुला हुआ था। मैं अपने कुत्ते को संभाल नहीं पाया। वो अब पूंछ हिलाते हिलाते जैसे इतना खुश हो रहा था कि जैसे उसका मालिक मैं नहीं बल्कि कोई और ही हो, और वो पूंछ हिलाते हिलाते वहाँ की मिट्टी चाटने लग गया। कहते हैं जानवर अपना इलाज खुद ही कर लेता है। मैंने बहुत बार अपने कुत्ते को घास या फिर ज़मीन की मिट्टी चाटते देखा था, इसीलिए मैंने घर के अंदर जाने का फैसला लिया, यही सोचकर कि जब उसका मन भर जाएगा तो वापस आ ही जाएगा। मैं घर के अंदर चला गया। घर के अंदर गया तो एक चीज़ बहुत अजीब लगी। जब मैं घर देखने आया था तब तो इतनी साफ सफाई नहीं थी। अब इतनी साफ सफाई किसने की होगी, और ना जाने उस घर में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रहे थे, जैसे किसी ने जिंदा इंसान को इस घर में ही दफना दिया हो। खैर, इतनी सारी बदबू और सन्नाटा, लेकिन वहाँ पर मैं अकेला नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वहाँ कोई और भी हो जो मुझे घूर घूर कर देख रहा हो। मैंने कुछ नहीं किया, गाड़ी से अपना बैग लेकर आया और फ्रेश होकर सो गया। अगले दिन मैंने नए घर लिया था। उसी की खुशी में मैंने अपने ऑफिस के दोस्तों को पार्टी दी उसी घर में। खुशी की बात ये थी कि उस पार्टी में सभी लोग आए थे। पार्टी बहुत अच्छी रही, करीब 11-12 बजे तक चली। मैंने भी पार्टी में बहुत एंजॉय किया और थोड़ा थक गया, और ड्रिंक भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैं अपने रूम में जाकर सो गया। अगली सुबह मैं उठा तो मेरे पास में रखे टेबल पर एक चाय का कप और पानी का बोतल रखा हुआ था। मैंने उठा और देखा तो वहाँ पर ताज़ा चाय बनाकर रखी हुई थी, जिसमें से धुआं भी निकल रहा था। और रूम के बाहर निकला तो पूरा कमरा जैसे साफ था। कमरा तो क्या, पूरा घर ही जैसे साफ था। ये सब देखकर मैं थोड़ा सा चौंक गया। मैंने बाहर निकला तभी मेरे फ़ोन पर कॉल आया। हेलो गणेश, यार मैंने तुम्हारे रूम के टेबल पर चाय रखा है, पी लिया ना? अरे जिग्नेश तू? मैं आवाज़ पहचान गया था। तू कब आया और चाय बना कर चला गया? हेलो हेलो, मगर उधर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। फ़ोन कट हो चुका था। मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था कि जैसे फट जाएगा। सिर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कार निकाला और जिग्नेश के घर जाने लग गया। जिग्नेश के घर पहुंचकर मैंने उससे पूछा,
यार तू कब आया था मेरे नए घर में? तो इस पर जिग्नेश ने कहा, क्या? मैं तो 2 दिन से यहाँ था ही नहीं, अभी 10 मिनट पहले ही तो आया हूँ। और तू भी आ गया? क्या हुआ, कोई काम था क्या? तो इस पर मैं बोला, क्या कल रात तू पार्टी में नहीं आया था? इस पर जिग्नेश बोला, नहीं तो मैं तो अपने गांव गया था, लेकिन हुआ क्या? तो इस पर मैंने उसे पूरी बात बताई। तो इस पर जिग्नेश ने कहा, अरे हो सकता है कि तेरा भ्रम हुआ हो, ज़्यादा पिया मत कर। चल अब मुझे काम करने दे, मुझे सारा सामान भी निकलवाना है। जिसके बाद मैं थका हारा अपने घर आ गया और नहाने के बाद मैं वापस से सो गया, क्योंकि उस दिन की मैंने ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। फिर जब मेरी आँख खुले तो तब तक शाम हो चुकी थी। शाम के 7 बज रहे थे। मैं इतनी देर सोया रहा, मुझे कुछ ख्याल ही नहीं था। शायद मैं काफ़ी थका हुआ था, इसी वजह से मैं ताज़ी हवा खाने के लिए थोड़ी देर बाद छत पर गया तो मुझे वहीं पर कब्रिस्तान के पास एक लड़की दिखी। वो वहीं पर टहल रहे थे। उसे देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया कि भला रात गए कब्रिस्तान में ये लड़की कर क्या रही है। मैं थोड़ा डर गया और अपने कमरे में जाकर बैठ गया। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सुनसान जगह पर मुझे तो कोई जानता भी नहीं, तो फिर यह आवाज़ किसकी है? आखिर दरवाजे पर है कौन? कहीं वो कब्रिस्तान वाली लड़की तो नहीं आ गई? लेकिन 3-4 बार दरवाजे पर दस्तक होने के बाद वो बंद हो गई। मगर तभी फिर से मेरे फ़ोन पर कॉल आया। मैंने कॉल उठाया तो उधर से आवाज़ आई, गणेश दरवाजे पर देखो, एक लड़की आई है, ज़रा खोल कर देख लो, वो ठीक तो है ना? इस बार मैं थोड़ा गुस्से में बोला, कौन हो तुम? क्यों क्यों परेशान कर रहे हो? तभी फ़ोन से आवाज़ आई, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। तो इस पर मैं बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे परेशान कर रहे हो? हेलो हेलो। लेकिन फ़ोन से उधर से कोई आवाज़ नहीं आई कि तभी मेरा जो कुत्ता था उसके भौंकने की आवाज़ आने लगी। डर की वजह से मैं कमरे से बाहर नहीं निकल पाया। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मैंने एक सिगरेट निकाली और जलाकर पीने लग गया। तभी फिर से आवाज़ आई, इधर भी देना भाई। लेकिन इस बार कमरे के अंदर से आवाज़ आ रहे थे और वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की की आवाज़ थी। मैं कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद आवाज़ आई, थक गए इतनी कोशिश में? तो इस पर मैं बोला, कौन हो तुम लोग? क्या क्या चाहते हो मुझसे? तभी अचानक मेरे सामने वहाँ पर एक लड़की आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। ये वही कब्रिस्तान वाली लड़की थी, मगर इस बार उसका चेहरा कुछ अजीब सा बदला हुआ था। उसके सिर से जैसे खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ताज़ा खून हो और उसके सिर पर किसी चीज़ से वार किया गया हो। ये सब देखकर मेरे हाथ पैर थर थर कांपने लगे और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं वहीं पर पड़ा हुआ था। मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कि मेरा जो कुत्ता था वो मेन गेट पर मरा पड़ा हुआ था। उसका शरीर पूरा फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को चीर दिया हो। मैं बहुत रोया क्योंकि मेरा वो कुत्ता मेरे साथ बहुत सालों से था। मैं समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि वो लड़की ही कर रहे थे। मैं झट से अपने कार में जाकर बैठ गया और स्टार्ट करने लग गया।
लेकिन मेरी कार स्टार्ट ही नहीं हो रहे थे। मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में कार वहीं पर छोड़ा और पैदल ही भागना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मैं भागकर बार बार वापस से उसी घर के पास आ जा रहा था। मैं समझ चुका था कि मेरा यहाँ से भागना बेकार है। मैं समझ चुका था कि अगर यहाँ से निकलना है तो हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मैं वापस से घर के अंदर आ गया। तभी वही लड़की की आवाज़ आई, वापस आ गए? तो इस पर मैंने कहा, देखो तुम कौन हो मैं नहीं जानता, बस मुझे जाने क्यों नहीं दे रही? मुझे जाने दो। इस घर को तुम रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं रोने को हो गया था। मैं अपना फ़ोन निकाला किसी से मदद मांगने के लिए, लेकिन मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। मैं थक हार कर अपने रूम में चला गया और फिर मैं वहाँ जाकर सो गया। हालांकि नींद तो आ नहीं रहे थे, मगर किसी तरह से फिर नींद आ ही गई। मैं सुबह उठा तो मैं बहुत ही भूखा था। रात से मैंने कुछ नहीं खाया था, ना ही खाने पीने की कोई चीज़ अपने कमरे में थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बाहर निकल कर देखा जाए, हो सकता है कि कुछ खाने को मिल जाएगा। फिर ना जाने क्यों मैं टहलता हुआ घर से बाहर निकला। मन बहुत भारी सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। मैं सोचे हुए था उन अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में जो मेरे साथ हो रहे थे, कि आखिर उस घर में क्या है। वो चीज़ पहले से थी या फिर उस रात मेरा कुत्ता कब्रिस्तान से इस चीज़ को अपने साथ ले आया था। मैं इसी उधेड़पुन में चलता हुआ न जाने कब कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। कुछ पता ही नहीं चला कि तभी आवाज़ आती है, जनाब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही हैं 45 नंबर बंगले पर। मैंने पलट कर देखा तो ठीक ठाक दिखने वाला एक आदमी था। मुझे पुकार कर सिगरेट का कश खींच रहा था। उसने मेरी तरफ भी बढ़ाया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। जान न पहचान पता नहीं ये कौन है। मैंने उनसे पूछा, हाँ मैंने ही खरीदा है उस मकान को, लेकिन आपको कैसे पता? उसने एक लंबा सा कश खींचा और फिर कहा, सर अपना चेहरा तो देखिए, परेशानी साफ दिख रही है। क्या हुआ, बच्ची दिखी या फिर उसकी माँ? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। ये सुनने के बाद मुझे बहुत ही डर सा महसूस होने लगा। मैंने पलट कर ही उससे सवाल पूछ लिया, आपको कैसे पता चला कि उस घर में माँ और बेटी रहती है? क्या इससे पहले भी हुआ था ये सब? उस आदमी ने सिगरेट फेंका और एक लंबी सी सांस लेते हुए उसने कहा, उसने बताना शुरू किया कि पहले वहाँ पर डिकोस्टा फैमिली रहा करते थे। कुछ सालों पहले एक रात घर की साफ सफाई करते वक्त डिकोस्टा को एक चिट्ठी मिली। पता चला कि उसकी जान से प्यारी बेटी टीना उसकी नहीं बल्कि डिकोस्टा की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड सूरज की बेटी थी। डिकोस्टा चिट्ठी पढ़कर जैसे पागल हो गया हो। डिकोस्टा फिर अपनी पत्नी का पीछा किया तो पता चला कि उसकी पत्नी और सूरज के बीच में कुछ चल रहा था। डिकोस्टा ने अपनी पत्नी से भाग कर शादी की थी। कहता है ना, सियासत में ईमानदारी और प्यार में बेईमानी ऊपर वाला भी बर्दाश्त नहीं करता। डिकोस्टा ने अपनी पत्नी सूरज और अपनी बच्ची टीना तीनों को मार कर यहीं दफना दिया और खुद डिकोस्टा ने भी फांसी लगा ली और उसी घर में मर गया। तब से यहाँ उन चारों की आत्माएं भटक रही है। इस कहानी को सुनकर मेरी आंखों के आगे जैसे अंधेरा ही छा गया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, मैंने बस इतना ही कहा, आपको इतना सब कैसे पता है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
सर मैं यहीं पास ही में रहता हूँ, और वैसे भी अगल बगल की खबर तो रखनी ही पड़ती है ना। आप भी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आपका भी वही हश्न होगा। लेकिन यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं? ये तो जैसे भूल भुलैया जैसा है, मैं वापस इसी जगह पर आ जाता हूँ। तो इस पर वो आदमी हंसते हुए बोला, सब शक्तियों का कमाल है, आप इसी रोड को पकड़कर चले जाओ, और हाँ, भगवान का नाम लेते ही जाना, भूलिएगा मत भगवान का नाम लेना। और फिर हाँ, वो जो चाय आपके टेबल पर रखी हुई थी, वो डिकोस्टा बना कर गया था। मैं शुक्रिया बोलकर आगे बढ़ा। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार उनसे उनका नाम पूछ लिया जाए। इतनी बातचीत हो गई तो नाम पूछना तो बनता ही था। मैं बिना पलटे ही चलते चलते उनसे पूछा, अरे भैया अपना नाम तो बता दीजिए। तो इस पर वो आदमी हंसते हुए बोला, मेरा नाम क्रिस्टोफर डिकोस्टा। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले की जैसे ज़मीन ही खिसक गई। मेरे कदम वहीं पर रुक गए और थरथराने लगे। मैंने किसी तरह पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ पर अब कोई आदमी नहीं था। मैं वहाँ से जैसे ही उसने बताया था, मैंने वैसा ही किया। भगवान का नाम लेते हुए बस वहाँ से भागते भागते किसी तरह से मेन रोड पर आ गया, और वहाँ से लिफ्ट लेकर वापस मुंबई चला गया। फिर मैं वहाँ कभी नहीं गया, उस मौत के जाल में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। उस रात जब मैं अपनी साइकिल लेकर फैक्ट्री से वापस घर जाने के लिए निकला तो वक्त काफ़ी हो चुका था। रात का अंधेरा पूरे आसमान को घेर चुका था। उस रात आसमान पर चांदनी भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। शायद वो अमावस की काली रात थी। मैंने ज़्यादा कुछ सोचे समझे बगैर साइकिल लिया और वापस घर की ओर आगे बढ़ने लगा। रास्ते पर मेरे अलावा और कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का, और रात 10 बजे तक तो हमारा गांव पूरी तरह से जैसे खाली ही हो जाया करता है। ऊपर से ये रास्ता, इस सुनसान रास्ते पर तो ना कोई घर है और ना ही कोई दुकान। ना जाने कितने ही लोगों ने मुझे मना किया था कि अगर ज़्यादा रात हो जाए तो कारखाने में ही रुक जाना, मगर मैं नहीं माना। मुझे तो अपना घर ही पसंद है। इसलिए मैं इतनी रात गए भी अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ आगे बढ़ रहा था। ठंड का मौसम था और कहीं ना कहीं साइकिल चलाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। सर्दी से मेरी नाक बह रही थी, मगर फिर भी जैसे तैसे मैं आगे बढ़ रहा था। ठंडी हवा के झोंके जब चेहरे से टकराते तो ऐसा महसूस होता जैसे कोई बर्फ़ फेंक कर मार रहा हो। मगर फिर भी मैं आगे बढ़ने लगा और तेजी से पेडल मारते हुए साइकिल चलाए जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अचानक से मेरी साइकिल का वजन बढ़ गया हो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक ही साइकिल का वज़न कैसे बढ़ सकता है? मैंने सिर झुकाकर आगे के चक्के पर नज़र डाला तो आगे का चक्का बिल्कुल ही सही सलामत था। हवा भी भरपूर थी जिससे मैं अपने घर तक पहुंच सकता था। और मैंने सिर घुमाकर जैसे ही पिछले चक्के को देखना चाहा कि मेरा दिमाग जैसे सुन्न सा हो गया। मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि मेरी साइकिल के पीछे एक आदमी बैठा हुआ था। उसका पूरा चेहरा जैसे सड़ा हुआ था, उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी और पूरा शरीर ऐसा था
जैसे पूरे शरीर में खून ही ना हो और पूरा शरीर जैसे कागज सा सूख गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह इंसान है कौन और मेरी साइकिल पर आकर कौन बैठ गया। मगर तभी मैंने उसके पैरों पर ध्यान दिया तो पाया कि उसके दोनों पैर उल्टे थे, यानी कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है, कुछ और जो इंसानों से बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। मैं जानता था कि अगर मैंने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या फिर कुछ ऐसा किया जो उसे पसंद नहीं आया तो मेरी मौत पक्की। इसलिए मैं बिना डरे बहुत धीरे धीरे साइकिल चलाए जा रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने उसे ऐसा एहसास दिलाया कि मैंने उसे देखा ही नहीं तो फिर शायद वो मुझे कुछ नहीं करेगा। मेरे हाथ डर से थर-थर कांप रहे थे, मगर फिर भी मैं किसी तरह साइकिल लेकर आगे बढ़े जा रहा था। पता नहीं मैं जिंदा बचूंगा या नहीं, यही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मगर जैसे तैसे मैंने साइकिल चलाना जारी रखा। चलते चलते एक वक्त ऐसा आया जब मुझे पीछे से आवाज़ आई, बस यहीं रोक दो। मैंने तुरंत ही साइकिल रोकी और फिर किसी ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत बहादुर हो, जाओ। फिर मैंने अपना साइकिल लिया और जैसे तैसे घर पहुंच गया। मगर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वो इंसान था कौन, या फिर इंसान नहीं, वो आत्मा थी कौन। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।